वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। आज हम अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में एक और चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। ये हमारी क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में एक चैप्टर है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि 5 ईयर प्लान्स आने के बाद जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है भारत में वो किस तरीके से हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री की ज़रूरत क्या है, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर एक देश की गवर्नमेंट की या उस स्टेट की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की नीड क्या है। साथ में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में, और हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस से। हम सबको पता है कि इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है उसका एपिसेंटर, उसका मेन पॉइंट, मेन फोकस क्या है, वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। जब हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो उससे हमारा जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जाती हैं उससे हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। जैसे जीडीपी बढ़ता है तो हमारी कंट्री के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है। स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या है कि लोग किसी एक काम से निकलकर दूसरे काम के अंदर भी जाते हैं। जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो सरप्लस लेबर एग्रीकल्चर के अंदर है, वहाँ जहाँ पे उसकी नीड नहीं है, उतनी एक्स्ट्रा लेबर एग्रीकल्चर के अंदर नहीं चाहिए, उसको एग्रीकल्चर से हटकर बाहर निकलकर कोई एक ऐसा साधन मिलता है काम करने का जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट ले सकती है, अपना काम कर सकती है। और वो सेक्टर कौन सा है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। दूसरी बात यह है कि जब इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर से बर्डन कम हो जाता है और एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर देती है इंडस्ट्री एज ए मेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ में ही जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी एक तरीके का गुड नहीं बनाती। एग्रीकल्चर क्या करता है, वो सिर्फ एक ही तरीके के गुड्स बनाता है, जो फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब। लेकिन इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो काफ़ी वैरायटी के गुड्स बनाती हैं जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा नीड्स पूरी हो पाती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे कंट्री के अंदर ज़्यादा इनकम जनरेट होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के जो गुड्स हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है, जिसकी वजह से लोगों को उनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंडस्ट्रियल गुड्स की वजह से, क्योंकि आप सिर्फ एक ही तरीके का गुड नहीं बनाते, काफ़ी सारे तरीके के गुड्स आप बनाते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, बहुत डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी वो अनएम्प्लॉयमेंट जो छुपी हुई होती है। एक लैंड के पीस पे सिर्फ 6 जनों के काम करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे 15 जने लगे हुए हैं। तो जो बाद के जो 9 जने हैं उनकी वहाँ पे उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो 9 जने कहाँ जाएंगे? अगर उनको इंडस्ट्री के अंदर काम दिया जाए तो वो इंडस्ट्री में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ क्या है, वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हैं। जो ओवर बर्डन है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, ये उसको कम करती हैं। और साथ में क्या करती हैं, जब लेबरर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होती है। दूसरा, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर के अंदर ट्रैक्टर्स यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी यूज़ होते हैं, हार्वेस्टर्स भी यूज़ होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की मशीनें यूज़ होती हैं। कहाँ बनती हैं? वो इंडस्ट्री में बनती हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो उसके गुड्स की डिमांड करता है। तो यहीं पे इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिमांड वाले गुड्स की सप्लाई करता है। ठीक है ना? तो यही जो मैकेनाइजेशन है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है। और इस मैकेनाइजेशन की वजह से, मशीनों के यूज़ करने की वजह से भारत के अंदर प्रोडक्टिविटी भी क्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। चौथा यहाँ पर है, इट प्रोवाइड्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। डायनामिज्म का मतलब क्या होता है कि जो कंपोजिशन होगी ग्रोथ की, उसमें नए नए पैमाने जुड़ेंगे, नए नए फॉर्म्स जुड़ेंगे, नई नई मीनिंग जुड़ेंगी। ग्रोथ क्या होती है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ के बगैर बात करें तो सिर्फ हम ग्रोथ तब मानेंगे जब हमारी कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। इंडस्ट्रीज़ नहीं है हमारी कंट्री में, अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें, ऐसा मान लें, तो एक कंट्री ग्रोथ तभी करेगी जब उसकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसे नापते हैं ग्रोथ की हमारी कंट्री में कितने टाइप का सामान मिलता है, कितनी कितनी वेराइटीज़ का सामान मिलता है। सिर्फ फूड ग्रेन के अंदर ही हम लोग आगे नहीं बढ़ते, हम तरह तरह के गुड्स के अंदर आगे बढ़ते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की, कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कंज्यूमरिज्म देते हैं लोगों को, ताकि वो
चीज़ों को टेस्ट करें, चीज़ों को यूज़ करें, अपनी डिमांड को बढ़ाएं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस है वो किसी एक ही गुड के ऊपर सिमट कर नहीं रह जाती, काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी में आ जाती है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, जब भी कहीं पे इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ इंडस्ट्री का ही काम नहीं होता, वहाँ पे उस इंडस्ट्री के आसपास का एरिया ठीक किया जाता है ताकि इंडस्ट्री भी सही से काम कर सके। अगर वहाँ पे अच्छी रोड नहीं है तो अच्छी रोड बनाई जाएंगी, वहाँ पे अगर लेबरर्स के रहने की जगह नहीं है तो वहाँ लेबरर्स को रहने के लिए जगह दी जाएगी, फिर वहाँ पे उनके अगर लेबरर्स रहेंगे तो उनकी फैमिली भी आगे रहेंगी, तो उनके बच्चों के लिए स्कूल्स, प्ले ग्राउंड्स, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल्स, ये काफ़ी कुछ एक इंडस्ट्री के लगने के बाद वहाँ पर लगाया जाता है। आप लोग देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े शहर हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ पहले वहाँ पे लगी हैं और शहर बाद में बसे। फॉर एग्जांपल नोएडा, ओखला, गुड़गांव, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ लगी और उसके बाद वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई गई। तो साथ में क्या होता है, जब एक इंडस्ट्री लगती है तो हमें मार्केट्स लगती हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस की फैसिलिटी आती है, बैंकिंग की फैसिलिटी आती है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम, बेटर रोड्स, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडस्ट्री के आसपास डेवलप होता है। और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन अ सिन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। अ सिन क्वा नॉन का मतलब होता है एक तरह से पर्यायवाची है ये ग्रोथ का, ये दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं हो सकती और विदाउट ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं हो सकती। अगर आपको ग्रोथ करनी है आपको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, और अगर आपने इंडस्ट्रीज लगा दी तो आपकी ग्रोथ होनी ही है। तो ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के सिन क्वा नॉन है, ये बहुत इंटरलिंक्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता रहता है वैसे ही ग्रोथ फैलती रहती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता रहेगा आपकी कंट्री के अंदर, ग्रोथ आपकी कंट्री करती रहेगी। तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इज ए रूट टू अचीव ग्रोथ, ये एक रास्ता है ग्रोथ अचीव करने का। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट की, स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ज़रूरी क्यों है। अगर हम बात करते हैं अपने भारत जैसे कंट्री के बारे में जो कि अभी स्टिल डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर हम सब कुछ, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मार्केट फोर्सेस हमेशा एक प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर के फेवर में ही काम करती हैं, वो हमेशा उसी को प्रॉफिट करने के लिए करती हैं काम। तो एक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अगर हम छोड़ दें तो वो सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए काम करेगा, ना कि वेलफेयर करने के लिए। और हमारी कंट्री जो कि एक वेलफेयर इकोनॉमी है, वेलफेयर नेशन है, वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है। और सबसे पहला रीज़न है क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। जी हाँ, भारत में अगर हम बात करते हैं 1947 1950 के टाइम में, तब भारत के अंदर टाटा, बिरला, ये बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस तो थे, लेकिन इतने बड़े नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे, इतनी इनके अंदर पावर नहीं थी, कैलिबर नहीं था कि ये पूरे कंट्री के अंदर क्या कर सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, रेवोल्यूशन ला सके। तो वो कैपिटल जो चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी। तो वो पैसा कौन लगाने के लिए आगे आया, गवर्नमेंट आगे आई, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ नहीं हो सकती। ये जो हाउसेस थे, जो इनकी जो कैपेसिटी थी ना, वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि ये पूरी कंट्री को ग्रो करवा दे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि गवर्नमेंट को यहाँ बीच में एक बिग पुश करना पड़ेगा। बिग पुश किसका, इन्वेस्टमेंट का। और यही इन्वेस्टमेंट का जो बिग पुश है, आज भी गवर्नमेंट क्या करती है, आज प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे बढ़ चुका है, आज प्राइवेट सेक्टर बहुत पहले से काफ़ी ज़्यादा अमीर है, लेकिन फिर भी वो सारी पूरे देश की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं चला सकता। तो आज भी एक ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा है इंडस्ट्रीज़ का जो कि आज भी हमारी गवर्नमेंट चला रही है, जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं। दूसरा रीज़न है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था बैक टू द टाइम ऑफ 1947 1950। वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि भारत का जो मार्केट का साइज़ था वो काफ़ी कम था। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमने शुरू से एक पॉलिसी अपनाई है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, यानी हम ये देख रहे थे कि हम बाहर से सामान कम मंगाएंगे और अपनी कंट्री के अंदर पहले ज़्यादा सामान बेचेंगे, यहीं बनाएंगे और यहीं ज़्यादा सामान बेचेंगे। तो हमारा जो मार्केट का साइज़ था वो काफ़ी छोटा था। तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहा था, इतने छोटे मार्केट साइज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाह रहा था। अब यही लिमिटेड साइज जो क्या है, इसकी वजह से लो डिमांड आ रही थी, क्योंकि लोग गरीब भी काफ़ी थे, मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, तो लो डिमांड थी। और जब भी लो डिमांड होती है तो हमेशा याद रखिएगा, लो डिमांड की वजह से हमेशा लो इनकम होती है। ये एक साइकिल होती है। आप देखिए यहाँ पर जो ब्लू हेडिंग्स के अंदर लिखा हुआ है, लो इनकम से क्या होता है, लो डिमांड होता है, लो डिमांड से फिर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जब डिमांड ही कम है तो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग अपना पैसा उस बिजनेस के अंदर क्यों लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट भी कम होती है, और जब इंड्यूसमेंट ही कम है तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, और जब लो इन्वेस्टमेंट होती है
तो लो इनकम होते हैं। जब आप ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगाएंगे ही नहीं तो आप ज़्यादा पैसा कमा कैसे पाएंगे, यानी लो इन्वेस्टमेंट से लो इनकम। और जब लो इनकम है, जब आपके पास आमदनी बहुत कम है तो आप खर्चा भी कम ही करेंगे, दैट मीन्स डिमांड भी कम रहेगी। तो ये एक विशियस साइकिल है, ये एक विशियस सर्कल है। इस सर्कल को सिर्फ तभी ब्रेक किया जा सकता था कि अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक लीकेज इंजेक्शन करे। इंजेक्शन किसका? इन्वेस्टमेंट का। गवर्नमेंट क्या करे, इकोनॉमी के अंदर पैसा लगाए, एक थोड़ा अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट करे और कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाए, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया। और तीसरा जो मेन पॉइंट है जिसके लिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आना ज़रूरी है, दैट इज़ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जी हाँ, ये जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ग्रोथ भी करनी है साथ में सोशल जस्टिस भी करनी है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के सेक्टर के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, लेकिन सोशल जस्टिस तभी होगी जब प्रॉफिट भी कमाया जाए और प्रॉफिट सब सेक्टर्स में इक्वली बटे, एम्प्लॉयमेंट भी हर सेक्टर को इक्वली जाए। यानी इंडस्ट्रीज मेन किस काम के लिए लगे हैं? वेलफेयर के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये काम कौन करता है? ये काम गवर्नमेंट ही करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस ही करते हैं। अब बात करते हैं आईपीआर के बारे में। 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, ये क्या था? ये एक ऐसा क्लियर डिक्लेरेशन था गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में लीडिंग रोल प्ले करेगी, ड्राइविंग सीट पे गवर्नमेंट रहेगी। आईपीआर को समझने के लिए आप 3 प्रिंसिपल समझ सकते हैं आईपीआर के। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहला प्रिंसिपल क्या है कि इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया। सबसे पहली वो इंडस्ट्रीज जिनको लगाया गया था किसके द्वारा? पब्लिक सेक्टर के द्वारा, और उनको डेवलप भी किया जाएगा पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही। दूसरा वो इंडस्ट्रीज जिनको प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलके लगाएंगे, दोनों लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन रोल वहाँ पे दिया जाएगा वो भी पब्लिक सेक्टर को दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था वो वेलफेयर था, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और तीसरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होंगी जो ना ही पहली कैटेगरी में आई है ना ही दूसरी कैटेगरी में आई है। जो भी इंडस्ट्रीज बच गई उनको किसके लिए दिया गया है? प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दिया गया था। दूसरा जो प्रिंसिपल था इसके अंदर जो वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब भारत को इकोनॉमी मिली अंग्रेजों से तो उस टाइम काफ़ी सारे लाइसेंसिंग सिस्टम भारत की इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाए गए थे। तो भारत ने इसको ही कंटिन्यू करा और यहीं पे भी लाइसेंसिंग राज या लाइसेंसिंग सिस्टम का आगे यूज़ करना जारी रखा। क्या होता था इस लाइसेंसिंग सिस्टम में? जो इंडस्ट्रीज होती थी उनको कोई भी काम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट उनको एक लाइसेंस इशू करती थी। अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री लगानी है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बड़ा करना है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपको उसको एक्सपेंड करना है, आपको तब भी गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये लाइसेंस लेने के लिए जो काम होते थे, जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तीसरा काम जो तीसरा प्रिंसिपल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर किया गया वो था इंडस्ट्रियल कंसेशंस का। ये काम आज भी होता है। आज भी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज को सस्ते दामों पे बिजली मिलती है और दूसरे काम होते हैं। तो ये आईपीआर के अंदर भी कहा गया था, आईपीआर के अंदर भी टैक्स हॉलीडे को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये कहा गया था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के लोग बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि बैकवर्ड रीजन में अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा, मतलब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा कुछ साल तक, फॉर एग्जांपल 2 साल तक या 3 साल तक। और ये कहा गया कि आपको एक सस्ते दर पे बिजली प्रोवाइड करी जाएगी, यानी सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको पावर सप्लाई करी जाएगी। तो ये ऐसे कंसेशंस भी आईपीआर के अंदर दिए गए ताकि कंट्री के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस का डेवलपमेंट हो सके। तो ये था हमारा आईपीआर। अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर आप लोगों को लगे कि मैं काफ़ी तेज़ जा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं ये इतने टफ चैप्टर्स नहीं है। ये बहुत ऐसे चैप्टर्स जिनको हमने पहले ही इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है शुरू के 2 चैप्टर्स के अंदर। तो इनको अगर हम तेज भी पढ़ें तो उसमें सच कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप उनका आंसर लिख सकते हैं।
तो बात करते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश के अगर हमें उसकी ग्रोथ देखनी है तो हमें उसके सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज को ही ग्रोथ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमें साथ में उसकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना पड़ेगा। क्या होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी मैक्सिमम कैपिटल कितनी होती है, 5 करोड़ तक होती है। लेकिन अभी जो ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन को बदल दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अब डिफरेंट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की नई डेफिनेशंस क्या हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी 20 लाख करोड़ के जो पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है एक्सक्लूसिव, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। करवे कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक ऐसी रिपोर्ट बनाए जिसमें वो ये बताएं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों भारत जैसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1951 में जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन बनाई गई तब उनकी जो मैक्सिमम कैपिटल थी उसको सिर्फ 5 लाख ही रखा गया था। बाद में इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था और अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो नया पैकेज अनाउंस किया गया है उसके अंदर डेफिनेशन और चेंज कर दी गई है। तो वो डेफिनेशन आप मेरे को बताएं। तो अब बात करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। जी हाँ, क्योंकि वो स्मॉल स्केल हैं, उनके पास उतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि वो बड़ी बड़ी मशीन्स को यूज़ कर पाएँ, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाती। तो उनको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो काम मशीनों के द्वारा किया जाता था अब वो काम लेबर के द्वारा किया जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, लेबर इंटेंसिव, और इसीलिए ये भारत जैसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए नए नए प्रोग्राम्स निकालती रहती है ताकि इनको एनकरेजमेंट मिलती रहे और हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलती रहे। दूसरा, इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड दस प्रमोट्स रीजनल इक्वालिटी। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है आपको ये इंडस्ट्री वहीं पे लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको ज़्यादा बड़ा स्केल का बिजनेस नहीं है आपका, तो आप रॉ मटेरियल कहीं से भी मंगा सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। दैट मीन्स आप उन एरियाज़ में भी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर फिलहाल कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो एरिया बैकवर्ड है। आपको अगर वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आप उस एरिया को भी डेवलप कराने में हेल्प करते हैं और आपको रॉ मटेरियल तो कहीं से भी मिल ही जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, तो जी हाँ वो ग्रोथ ज़्यादा बड़े स्केल पे करती हैं, लेकिन उनमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो हमेशा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल की सोर्स के पास ही लगाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल भिलाई स्टील प्लांट है या राउरकेला स्टील प्लांट है, ये जो मेन जो सोर्स है रॉ मटेरियल का ये उसके पास ही लगाए जाते हैं ताकि जो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक ले जाने की जो ओवरहेड कॉस्ट है वो एलिमिनेट हो जाए, वो ज़्यादा खर्चा ना आए। लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर नहीं होती। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़रूरी क्यों है, ये उनकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा है, ये साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और उनकी इंपॉर्टेंस भी है। तो तीसरा पॉइंट है दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड्स स्मॉल कैपिटल। ये कैपिटल भी इनके अंदर स्मॉल चाहिए क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीन्स आपको यूज़ करनी नहीं है। आपका बिजनेस बहुत स्मॉल स्केल पे सिर्फ 5 करोड़ की मैक्सिमम कैपिटल तक का बिजनेस है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए होती। और इसीलिए ये एक इंटरसेक्टोरल इक्वालिटी भी करता है। जी हाँ, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं लगा पाते, इसको मीडियम क्लास के लोग भी इन इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं। आपको तरह तरह के लोन गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाते हैं और आप इनको सेटअप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक सोसाइटी के हर सेक्टर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो भी अपने आप को ग्रो कर सके और कंट्री की ग्रोथ के अंदर हेल्प कर सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस चैप्टर के अंदर मैंने 2 टॉपिक जानबूझ के आप लोगों के लिए छोड़े हैं ताकि आप इस वीडियो को ढंग से पढ़ें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो भारत की जो ये स्ट्रेटेजी रही है वो गुड थी या बैड थी। इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें और बता दूं कि भारत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके अंदर जो मेन रोल दिया गया था पब्लिक सेक्टर को, वो कहीं कहीं पे ठीक भी था लेकिन कहीं कहीं पे बेकार भी था, गलत भी था। क्योंकि हमने देखा था कि 18 जो इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर में रखी गई और प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ 12 इंडस्ट्रीज दी गई। तो इसकी वजह से हमारा प्राइवेट सेक्टर जितना ग्रो कर जाना चाहिए था आज प्रेजेंट टाइम पे उतना ग्रो नहीं करा एज कम्पेयर टू जो वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी है उनके मुकाबले। आज का हमारा प्राइवेट सेक्टर है थोड़ा कमज़ोर है, जो उतना कमज़ोर नहीं होता अगर उसको शुरू से ही फ्रीडम दी जाती। दूसरी बात, जो लाइसेंसिंग का जो सिस्टम भारत के अंदर लगाया गया था वो काफ़ी वेग था,
वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड था, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक था, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो उसके बेनिफिट से थोड़े ज़्यादा थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि जो भारत की जो पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जो आप ये सब कुछ आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस आप उनको देखें, आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है और इसका मतलब क्या था, ये सही था या गलत था। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया था कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे और वो सारी चीज़ें हम अपनी कंट्री के अंदर ही बनाएंगे। इसने क्या करा, इसने भारत के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उनको पहली बात तो बाहर के कंपटीशन से काट दिया, बचा दिया, और दूसरी बात ये थी कि जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको भी गिरा दिया, क्योंकि हमारी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कभी बाहर इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी फेस करने का, कंपटीशन फेस करने का मौका ही नहीं मिला। तो उन्हें लगा कि जो क्वालिटी चल रही है उसको चलती रहने दो। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ठीक थी, जैसे गवर्नमेंट का यहाँ पे बढ़ चढ़ कर आगे आना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट करना, कंसेशंस देना, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कराने में हेल्प करना, बहुत मिनिस्ट्रीज सेटअप करी गई। तो ऐसे भी काम थे जो गुड थे और कुछ काम थे जो बैड थे, यानी जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो दोनों तरीके से थी, उसके अच्छे परिणाम भी निकले और बुरे परिणाम भी निकले। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल जो स्ट्रेटेजी रही है हमारी 1947 से लेकर 1990 तक, वो कितनी अच्छी थी और कितनी बुरी थी। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इस लॉकडाउन का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच and we'll see you soon with another video. Thank you.